नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, एक और सरपंच ने लोकतंत्र के लिए अपनी शहादत दी। हम सब जानते हैं कि अभी तक करीब 29-25 सरपंच की हत्या आतंकवादियों ने की है और उनकी मंशा यही रहती है कि जो लोग लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं उनको डराया जाए। हमने अक्सर देखा है जब जब चुनाव आते हैं, खासतौर पर पंचायती चुनाव आते हैं, तो आतंकी संगठन पोस्टर चस्पा कर देते हैं और कहते हैं कि जो इस लोकतंत्र में शामिल होगा, जो इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम सब जानते हैं सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और उसके बावजूद भी जो टारगेट लोग हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही। ये चिंता का विषय है। सरकार को इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए क्योंकि इन सब का बड़ा अहम रोल है। हम गाय बजाय ये कहते रहते हैं कि 73rd 74th अमेंडमेंट हमने लागू करवाया, हमने ये करवाया। हर एक सियासी जमात इसका क्रेडिट लेती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सुरक्षा भी उनको देनी चाहिए। जो आतंकवाद जब पीक पर होता है, सियासी जमातों के झंडे लेकर के वो इलेक्शन लड़ते हैं और लोकतंत्र पे अपना विश्वास जाहिर करते हैं। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश करता आया है कि कश्मीर में डिस्टर्बेंस बनी रहे और खासतौर पर लोग लोकतंत्र पे विश्वास ना करें। और अब ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है कि उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, फराहम कराई जाए, जिन लोगों ने लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा खतरा उठाया। चर्चा करेंगे। कपिल सिंह कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। शेख बशीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, सीनियर नेता है। बशीर साहब, आपका स्वागत है। ठाकुर अभिजीत जसरोटिया भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, स्पोक्स पर्सन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ठाकुर अभिजीत जसरोटिया की बनती है, यानी केंद्र सरकार की बनती है, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की बनती है कि यूटी में डायरेक्ट जो है होम मिनिस्ट्री का दखल होता है। क्या कहेंगे? सिलेक्टिव किलिंग लगातार हो रही, कोई इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा दुखद है जी, जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी देश की अखंडता के लिए। तो सबसे पहले तो उस पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है और हम सब उनके साथ खड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। विनोद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे लोगों को जिनका लोकतंत्र में विश्वास और जो भारत माता का परचम लेकर खड़े, इन सबके साथ जो है इनकी सुरक्षा भी हमारी ही जिम्मेवारी बनती है और मुझे लगता है कि कोशिश भी पूरी तरह से की जाती है। लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ी एक तादाद है और कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के प्रोपोगंडे पर वहाँ पनप रहे हैं, ये हमेशा इसी तरह के टारगेट ढूंढते हैं जहाँ पर वो घात लगा के हमला कर सकें इन पर और कहीं कोई खबर बना सकें, क्योंकि इनका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। दूर दूर तक इनका केवल और केवल लोगों में एक डर पैदा करना और जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू वहाँ पर हैं वो इसी चीज़ के लिए वहाँ पर उनको तनख्वाह मिलती है, इसी की सैलरी मिलती है कि किस तरह से वो वहाँ पर ये उपद्रव मचा सके। खैर, सुरक्षा एजेंसी और जांच एजेंसी सबके अपने टाइम टू टाइम अपने काम भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई चूक ज़रूर है और ये ज़रूर देखना चाहिए कि हर एक इंसान की जो जान की हिफाजत होनी चाहिए, ये भी हम समझते हैं। और जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान से चल रहा है, इस प्रोपोगंडे के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं, सभी पार्टियों को, भले फिर वो बाकी की जितनी पार्टी हैं, उन सबको भी साथ होकर खड़ा होना चाहिए। निंदा करनी चाहिए, पाकिस्तान की निंदा करनी चाहिए, ताकि वर्ल्ड फॉर्म पे भी, प्लेटफॉर्म पे भी पता लग सके कि भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जब कभी भी ऐसी कोई हत्या होती है तो सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, ना कि हम एक दूसरे पर छींटाकशी कर किसी का कोई कसूर निकालने की इसमें कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है, इसे ये एक ग्लोबल रंग देने के चक्कर में रहता है हमेशा पाकिस्तान, इसी कारण उन मजलूमों की हत्या की जाती है। तो उसके अंदर सबका दायित्व बनता है कि जिम्मेदारी के साथ सब खड़े रहे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जो हैं या जो सुरक्षा बल है वो भी अपने प्राणों की आहुति देते हैं सबको बचाने के लिए। और हमारे जितने भी, भले वो फौज है, पैरामिलिट्री है, सबके सब लोग तत्पर है कि किस तरह से सबकी जान महफूज की जाए। उसके अंदर कई बार इन लोगों की, लेकिन अभी आप बार-बार ये कहते हैं कि 370 हटने के बाद या 370 में संशोधन होने के बाद, 35 या अपील होने के बाद कहीं ना कहीं हालात में सामान्यता आई है, सिलेक्टिव किलिंग नहीं रुक पा रही है। देखिए, आप अगर पुराना आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो और आज का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ों में जो है पहले से काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। नंबर ऑफ जो स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स थे अब तो नाम मात्र रह चुके हैं। ये भी जो टेररिस्ट हैं ये भी अब आप देखें तो कम से कम नए रिक्रूट हो रहे हैं। काफ़ी कुछ जो है वो कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन आप समझ सकते हैं 30-40 साल की ये बीमारी है जो कुछ लोगों की भूलों की वजह से यहाँ पर लाई गई, एक प्रॉब्लम थी। जिस तरह से
कोरोना वायरस आया, उसी तरह से ये भी एक टेररिस्ट नाम का वायरस भी उसी टाइम पे 87 के दशक पर यहाँ पर आया था। कुछ लोगों की वो रही और 30-40 साल लग गए इन सबको निकलते हो, लेकिन अब काफ़ी हद तक इन चीज़ों पे लगाम कसी जा चुकी है। लेकिन बीच में कभी ना कभी ऐसा इंसिडेंस तो ज़रूर हो जाता है, वो दुखद है। जी कपिल जी, आप क्या कहेंगे? 2014 के बाद 1100 ज़्यादा मिलिटेंट अटैक हो चुके हैं, 300 से ज़्यादा सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 500 से ज़्यादा जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और सिलेक्टिव किलिंग्स की, टारगेट किलिंग्स की हम बात करें तो 1990 के बाद, इतने दशकों के बाद एक बार फिर से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, ये चिंतनीय है। और हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी हमदर्दी है उन परिवारों के साथ जिनकी जानें चली गई आतंकवादी हमलों में। और 1990 के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आतंकवाद एक बार जम्मू में फिर से पांव पसारने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो सतवारी एयरपोर्ट पे हमला हो, ड्रोन हमला हो, चाहे वो कालूचाक की बिड को फाइल किया हो, चाहे वो उधमपुर में जो रिसेंटली जो अभी ब्लास्ट हुआ है, तो आतंकवाद एक बार फिर से जम्मू में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने कहा कि कुछ पिछली सरकारों की गलतियां रही, तो फिर मैं इन्हीं को कहता हूं कि ये उन गलतियों को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन गलतियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार कोई भी हो, इंसान को ये सोचना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी सरकार आतंकवाद नहीं चाहती है, कोई भी सरकार आतंकवाद फैलाने का काम नहीं करती है। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो तभी सारा ठीकरा कांग्रेस के सर पे ही फोड़ा जाता था, और अब ये सत्ता में है तो आज भी सारा ठीकरा जो है वो कांग्रेस के सर पे ही फोड़ा जाता है। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने हमारे देश के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार छेड़ रखी है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि वो सीधे युद्ध में हमारे साथ उसकी औकात नहीं है लड़ाई लड़ने की, वो हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए उसने हमारे खिलाफ एक प्रॉक्सी वार छेड़ रखी है। और जो आतंकवादी हमले होते हैं एक गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटजी के तहत होते हैं, और ये बेल्ट फोर्स तो ये समझती ही है, सरकारों को भी ये समझना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये समझना चाहिए कि ये गुरिल्ला वारफेयर के तहत ये हमले होते हैं, और ये हम जितनी इसकी निंदा करें उतनी कम है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है, कहीं ना कहीं उसकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब यहाँ पे चुनाव होने की बात होती है तो कहते हैं जी चुनाव कराएंगे, लेकिन जब चुनाव कराने की बात आती है तो फिर कहते हैं कि नहीं जी अभी जो माहौल है वो ठीक नहीं है। अब माहौल ठीक का दम भी एक तरफ भरते हैं, फिर दूसरी तरफ जब आतंकवादी हमले होते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हालात जो हैं वो नियंत्रण में है, ठीक है। तो सरकार की ये दोहरी नीति जो है वो पूरे देश की जनता को समझ में नहीं आ रही है, और सरकार को जरूरत है कि एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी प्रोग्राम बनाने की, आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और होनी भी चाहिए। आपने देखा कि कपिल जी ने भी ये कहा, अभिजीत जी ने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रॉक्सी वार इंगेज किए हुए है। और किस मुंह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बार बार सरकार से डिमांड करती है कि पाकिस्तान से बातचीत की जाए? कैसे हिम्मत कैसे हो जाती है? विनोद जी, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो ये किलिंग हुई हैं जी, अनफॉर्चुनेट किलिंग, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। और जिस घर में किसी की मौत होती है वही जानता है, और खुसूसन जब उसकी किलिंग हो, जब वो शहीद हो जाता है तो वो क्या महसूस करता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपने सवाल किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों कहती है कि बातचीत की जाए पाकिस्तान के साथ, बात यह है कि एक तरफ से तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है, नेबरर है, और दूसरा ये है कि हम समझते हैं कि वहाँ से ये हो रहा है। इसके लिए अगर बातचीत नहीं करें तो कंट्रोल तो करें। हम कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं और बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ जो है वो दो तरह से हल होती है, या तो आप कंट्रोल करिए या बातचीत करिए, ताकि दोनों मुल्क समझ लें एक दूसरे को, हमसाया तो हैं। अब
2014 के बाद एक राग अलापना शुरू हो गए कि नहीं जनाब, पहले मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी तो फिर बात करेंगे। वो तो हो नहीं रहा है। एक दिन बयान आता है कि मिलिटेंट कितने रह गए, 100 रह गए। दूसरे दिन बयान आता है 85 रह गए। लेकिन कोई दिन खाली नहीं होता है जिस दिन कोई ना कोई वाक़ा हो जाता है। जी। मेरे साथी अभिजीत जी जसरोटिया साहब ने दबे अल्फाज में ये कहा कि ये जो कुछ पुरानी जो सरकारें थी उनकी नीति की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो नुकसान उठाया है मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए, उस वक्त ना तो अभिजीत जी का जन्म था, ना ही अभिजीत जी की पार्टी का जन्म हुआ था। जी। जो नुकसान उठाया 90 से लेकर 95 तक हालात ऐसे खराब हो गए कि सारे फेल हो गए। और एक फारूक अब्दुल्ला ने डॉक्टर साहब तो भाग गए थे। डॉक्टर साहब भाग गए थे। वही डॉक्टर साहब जब आए तो संभाला, भाग नहीं गए थे। जी। कुछ चीजें ऐसी थी जब उनकी बात नहीं मानी गई, उन्होंने कहा चलो आप संभालो। जी 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 जी। उन्होंने ये कहा, वो भाग नहीं गए। पार्टी यहाँ थी, वो अपना वजूद जिंदा रखे हुए थी। और यही हकीकत है कि जब फारूक साहब आए उन्होंने उसका मुकाबला किया। मुकाबला करने के साथ लोगों का भी साथ मिला। लेकिन उस वक्त कहा गया स्काई इज द लिमिट। अच्छा, स्काई इज द लिमिट तो नहीं है। आज 5 अगस्त 2019 के बाद जो हालात पैदा कर दिए, इनके पैदा किए हुए हैं। जी। इन्होंने किसी भी जगह के ऊपर इस चीज को हल करने की कोशिश नहीं, इन्होंने एलिनेशन की तरफ गए। लोग एलिनेशन की तरफ जा रहे हैं, इन्होंने वो रास्ता खोल दिया। दो चीजें नहीं हो सकती हैं। जी। एक जमाने में तो वो ये हुर्रियत वालों के साथ भी बात कर रहे थे। जी। वाजपेयी के ज़माने में ये दिल्ली में जाके उनको जहाज पे ले जाते थे, बातचीत करते थे। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में एक तरफ कहते हैं हालात ठीक हैं जी, हम कहते हैं चुनाव कराओ। जी। फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि हालात बिगड़ गए। बशीर साहब, आप ये जो 2-3 चीजें चल बड़ा रही अंतर है। एक तरफ लोकसभा राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, पीओके इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, और दूसरी ओर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बार बार कहते हैं कि एलओसी को आईबी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं आपकी कथनी और करने में भी बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। पहली चीज ये है जी कि फारूक साहब ने जो कहा कि एलओसी को आईबी में इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, नहीं, सवाल वो जगह उनकी, ये जगह सवाल ये है कि जो 47 में जो चीजें हुई हैं जी, उसको किसी न किसी स्टेज के ऊपर तो हल करना है ना। राइट। या एलओसी बनेगी या आप हमला कर दीजिए और हासिल कर लीजिए। जी। दोनों चीजों में से तो किसी ने रोका नहीं। किसी ने रोका नहीं। आप जब सत्ता में होता है तो कहते हैं बमबारी करनी चाहिए, जब सत्ता से विमुख हो जाते हैं तो आप पाकिस्तान के फेवर में बातें करना शुरू हो जाते हैं। आप इसमें बात सुनिए, अगर आज भी आप हम कहते हैं कि पाकिस्तानी क्या है, बदकिस्मती के है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही लड़ाई लड़ी है जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इस मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़ी है और रिकॉर्ड जंग लड़ी है। और आज आप जो कह रहे हैं, हमको लेबल कर रहे हैं, ये बदकिस्मती की बात है। या कोई भी साथी जो हमारा कह रहा है, पहली चीज ये है कि दो चीजें होती हैं, या तो ताकत से हासिल करिए या आप नेगोशिएशन करिए जी। अब ना नेगोशिएशन हो रही है ना ताकत हो रही है, ताकत इस्तेमाल क्या कहिए, नतीजा ये होता है जो किलिंग हो रही है, ये नेगोशिएशन। देखिए, लातों का भूत है पाकिस्तान, बातों से कहाँ मानेगा। वो तो खैर हमें पता है, इनका भली भांति हम लोग जानते हैं। 1-2 बार हमने कोशिश करके देख लिया, बस भी लेकर गए थे लाहौर में, हम समझ गए हैं कि ये लोग कौन से हैं, इनके कौन से प्राणी हैं और कौन सी भाषा ये समझते हैं। बात आती है कि पूरी तरह से अगर आप देखिए कि किसका कसूरवार है किसका नहीं है। देखिए, आज तो ये बोल रहे हैं, दोनों पार्टियां कह रही हैं जी ये हो गया वो हो गया, नून में से नुक्ता निकालने की कोशिश तो दोनों पार्टियों की जारी है, लेकिन अपनी जो उन्होंने आज तक इतिहास में गलतियां की है उसके बारे में कभी बात नहीं करेंगे। मैं एक आपके दर्शकों का आपके माध्यम से एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सन 1987 के पहले का सभी कश्मीर के थानों का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए, पुलिस रिकॉर्ड्स निकालिए। वहाँ पर आपको कहीं पर ग्रेनेड बम गोली तो छोड़िए, किसी ने कभी किसी को चाकू भी नहीं, चाकू निकल जाता था कहीं लाल चौक में उस समय तो एक बहुत बड़ी खबर बन जाती थी शाम को कि आज चाकू निकल गया। केस क्या होता था, किसी के कुत्ते ने किसी को काट दिया, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। इससे ऊपर कभी 87 का पुराना सभी का रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। उसके बाद जगदम ऐसा क्या हो गया,
ये इनको पता होना चाहिए केंद्र में किसकी सरकार थी, इनके साथ बैठे इनके सहयोगी बूटा सिंह होम मिनिस्टर, राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर जीते हुओं को हराया गया, हराया हुओं को जिताया गया, MUF बनी थी, सब जानते हैं। MUF भी उस समय के कुछ ऐसे यूथफुल लोग थे जो अपने आप को सियासी प्रक्रिया में लाना चाहते थे हम भी आगे आए, हम भी पॉलिटिशियन बने, हम भी MLA बने, लेकिन क्या करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अब्दुल्ला पसंद है और कांग्रेस को सिर्फ गांधी पसंद है, दूसरा कैसे आ जाता बीच में। जब दूसरों ने इस तरह अपनी जोर लगाया इसमें आने के, तो उन्होंने मिलकर बूटा सिंह जी के साथ मिलकर यहां पर रिगिंग करवा दी और जीते को हरा दिया, हराए को जिता दिया, जिसके कारण सारे के सारे हालात खराब हुए और इस तरह से खून की नदियां बही कि बड़ी मुश्किल से अब कहीं जाकर सिलसिला कुछ हद तक कंट्रोल होना शुरू हुआ है। अब बात आती है, मुझे दोनों ही प्रवक्ताओं से एक बड़ा जो दुख होता है सुनकर, ये एक तरफ तो निंदा करते हैं कि जी किलिंग हो गई, ऐसा हो गया, दूसरी तरफ ये इनको क्या यूज क्या करते हैं वर्ड इनके लिए, मिलिटेंट। बताएं मिलिटेंट कौन होता है, या इन्हें पता नहीं है मिलिटेंट कौन होता है। ऐसी कौन सी जिहाद की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस भी जिसका सपोर्ट कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सपोर्ट की। मिलिटेंट टेररिस्ट हैं जी, टेररिस्ट भाड़े के टट्टू हैं ये पाकिस्तान के, जिनका इलाज एक ही यही है कि इनको गोली मारी जाए। अगर आप अभी भी सुनेंगे कल के IGP के, हम तो करेंगे, लेकिन चक्कर यह है कि यहाँ पर दो टाइप के टेररिस्ट हैं। एक तो टेररिस्ट हो गए जो पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आके, कुछ यहाँ पर काली बेड़े हैं जो जब भी कुछ बोलो तो वो आकर बीच में इनके साथ देना शुरू हो जाएंगे, घड़ियाली आंसू बहाने शुरू हो जाएंगे। हमें अभी भी बड़े भली भांति अभी भी हमारे को जगमोहन जी की वो फ्रोजन टर्बुलेंस किताब जो है आपके बीच में ही है, जिसमें उन्होंने ही कहा था कि फारूक साहब आपके वर्कर्स को बोलते थे, पर जो उन्होंने ही कहा था कि फारूक साहब ने कहा अपने वर्कर्स को पाकिस्तान जाओ और हथियार उठा के ले आओ, और सेंटर में बैठी हुई सरकार उसकी सपोर्ट कर रही थी। तो इसीलिए जिन्होंने खुद ये ताना बाना बुना है, आज जब वो आकर ये घड़ियाली आंसू बहाते तो मुझे बड़ा दुख होता है सही में। जिन लोगों के परिवारों का आज जिन्होंने अपने सगे संबंधी खोए हैं उनको दुख है, लेकिन आप अपने आंसू बहाकर उनके जो जख्म है उस पर नमक न छिड़किए, कम से कम ऐसा काम ना करें। जी कपिल जी, आपके पास आने से पहले मैं बताऊंगा, अनिल शर्मा जो पंचायत कॉन्फ्रेंस के चीफ हैं, उन्होंने सरकार से गुजारिश की है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करवाई जाए। जो लोग जीत करके आए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ख़ास तौर पर जो ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पर आतंकवाद का प्रभाव ज़्यादा है। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका। अनफॉर्चुनेट, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर पंच और सरपंच एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर लगे हुए हैं ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, और जहां जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मजबूत हों उसके लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंट जो है पंचों सरपंचों को टारगेट कर रहे हैं, उनका खून बहा रहे हैं, निहत्थे पंचों सरपंचों का खून बहा रहे हैं। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और मिलिटेंसी जो है उसके शिकार जो हैं वो पंच और सरपंच हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है ऑनरेबल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कि एक NIA प्रूफ जो है वो करवाया जाए इसके ऊपर कि जो 2011 से लेके अभी तक 29 पंचों सरपंचों की हत्या जो है मिलिटेंटों ने की है, क्या उन मिलिटेंटों को मौत के घाट उतारा गया? क्या वो कौन कौन से मिलिटेंट संगठन हैं जिन्होंने जो बेकसूर और निहत्थे पंचों सरपंचों की हत्या जो है वो की है? मेरी एक बार फिर से अपील है अपने LG साहबान से भी और खुसूसन तौर पे प्रधानमंत्री जी से अपील है, होम मिनिस्टर साहब से अपील है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को और भारत की आवाम को ये पता चलना चाहिए, ये इस चीज का मालूम होना चाहिए, क्या वो मिलिटेंट जो है वो लोग जिन्होंने पंचों सरपंचों का, निहत्थे लोगों का और डेमोक्रेसी के मजबूत करने वाले लोगों का खून जिन लोगों ने बहाया है, क्या उनको न्यूट्रलाइज किया गया? क्या उनको मौत के घाट उतारा गया है? कपिल जी, अब सवाल ये उठता है कि अभिजीत जी ने साफ साफ कह दिया कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पहले से, जो कश्मीर इशू है उसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। कांग्रेस इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि 1965 में पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस के 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद की बलि चढ़े हैं, शहादत दी है, एक ही परिवार से हैं, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। पता होना चाहिए। यहां तक अनिल शर्मा जी ने बात की सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी
आज भारतीय जनता पार्टी का कोई हल्के का कार्यकर्ता भी है तो उसके पास सिक्योरिटी मौजूद है। पंच सरपंच के लिए इस सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए सरकार के पास सिक्योरिटी नहीं है, उनके लिए सुरक्षा नहीं है। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए सरकार के पास सुरक्षा नहीं है। और सरकार चाहती है कि डेलिबरेटली लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा पॉलिसी प्रोग्राम है कि इनको डेलिबरेटली मौत के मुंह में धकेला जाए। इन्होंने कहा कुछ नेताओं को डिटेन किया गया उस वक्त। हो सकता है कि जो भारतीय एजेंसियां हैं उनको ये खबर थी कि ये किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, और हो सकता है एजेंसीज को ये पता हो कि ये जीतने के बाद असेंबली में जाके पाकिस्तान का नारा लगाएंगे, तो एजेंसीज ने जांच जरूर की होगी उसके बारे में। तब आप 87 की बात कर रहे हैं? बिल्कुल 87 की बात बूटा सिंह जी थे, मैं 87 की बात कर रहा हूं कि उस वक्त एजेंसीज ने, क्योंकि जम्मू मानते हैं रिगिंग करवाई थी। रिगिंग की बात नहीं कर रहा मैं, डिटेन करने की बात कर रहा हूं जी। इंसर्जेंसी में जो जम्मू कश्मीर पिछले 40 साल से है, इसके ऊपर अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनती है तो उसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का रोल जरूर रहता है। और 1990 से लेकर अगर हम आज तक बात करें तो इंसर्जेंसी में आर्मी आई, यहां पे गवर्नर रूल भी रहा, और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी जब कश्मीरियों का पलायन हुआ। वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। और इंसर्जेंसी के बाद रिकंसिलेशन हुआ, रिकंसिलेशन के बाद रिहेबिलिटेशन हुआ, और नतीजा यह निकला कि 2002 में जम्मू कश्मीर के अंदर भारी मतों से इलेक्शन जो है हुआ, और उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 60% से ज्यादा। और 2014 में इनकी सरकार बनी, इनको सरकार हैंडओवर की गई, और 2014 में भी 60%, 62%, 65% लगभग एवरेज के जी इलेक्शन हुए और जो है नुमाइंदे चुने गए। लेकिन 2019 में इनकी पॉलिसी प्रोग्राम, इनका 56 इंच का सीना जो पाकिस्तान को इन्होंने दिखाना था, इनकी लाल आंख जो चीन को दिखानी थी, 18 किलोमीटर अंदर आ गए है चीन, 20 जवान शहीद हो गए, अभी तक लाल आंख दिखाई नहीं। ये कहते हैं कि कांग्रेस की गलतियां। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार चुनावी प्रचार में थे जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं 13 साल के करीब जेल में रहा हूं, मैंने सरकार चलाई है, मैंने बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े किए हैं, और हो सकता है कि मुझसे कोई गलती भी हुई हो। और यही गलतियां गिनवा गिनवा के पिछले 70 साल से भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी बहुमत हासिल किया, 303। वो 303 का जो भारी बहुमत था वो इसलिए था कि पाकिस्तान को 56 इंच का सीना ही नहीं दिखाया जाए, उसको घर के अंदर उसकी जो बाउंड्री है उसको बदल दिया जाए। चीन से जो इलाका कांग्रेस की गलती कहते हैं, चलो मान लिया, जो इलाका कांग्रेस की गलती के होते हुए चला गया जी, वो अभी तक वापस क्यों नहीं हुआ? और वापस होना तो दूर, जवाब इनको दे, और वापस होना तो दूर, 18 किलोमीटर का और एरिया दे दिया, और प्रधानमंत्री जी का शब्द भी नहीं निकलता। अरुणाचल में पूरा एक डिजिटल गांव बसा दिया। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की हुई गलतियों का ही आज ये नतीजा है। यहाँ पर ये तो अपने लीडरों की बढ़ाई करना शुरू हो गए। जब पूरा हिंदुस्तान बैलगाड़ी में घूम रहा था तो उनके नेहरू जी समय जीप स्कैम कर रहे थे, भली भांति इनको ये भी पता होना चाहिए। हमारे 56 इंच के सीने की बात जो करते हैं, तो जो घुसकर घर पे मारा वो हम ही ने मारा, सर्जिकल स्ट्राइक और रूडी बालाकोट स्ट्राइक का इनको पता होना चाहिए। जब वो हमारी साहसी एयरफोर्स, साहसी आर्मी ये स्ट्राइक कर आई थी, तो इन्हीं के नेता लोग कहते थे पता नहीं चंद पौधे गिरे हैं, चंद पेड़ गिरे हैं। अपनी ही आर्मी को डिमोरलाइज करने वाली यही कांग्रेस की जमात है। और जिन नेहरू जी के कसीदे आज ये पढ़ रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए, उन्हीं की पार्लियामेंट के, उन्हीं के अंदर उस समय
हाउस के अंदर जब ये कहा गया कि भाई साहब बचाइए, चाइना आपका एरिया ले रहा है, हमने कहा वहां पर है क्या है, लाहौल स्पीति और ये ऊपर के इलाकों में होता क्या है, वो सारे बियाबान और उजड़े हुए जगह हैं, वहां पर तो कुछ होगा नहीं कभी भी। तो किसी ने नहीं कि नेहरू जी पे उस समय तंज कसा था, आपके सिर पर भी कुछ नहीं होता, एक भी बात नहीं होता, तो उसका क्या करें। वो तो चलो उनको बात रही, अपने मातृभूमि की 1 भी इंच की जमीन आप किसी के पास कैसे जाने दे सकते हैं। आज ये बात करते हैं कि अक्साई चीन का इनको पता है, डूरू वैली का पता है, चाबी वैली का पता है, ये सभी के सभी जो इलाके हैं इसी कांग्रेस ने प्लेट में परोस कर दिए हैं। और एक और इनको बताऊंगा, आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन वो क्या थी जरा पूछ लीजिएगा। यहां से आप इलाके थमाते थे, वहां से 100 करोड़ रुपए आप ही के अकाउंट में चाइना ने आपको थमाया हुआ है, खुद ही अपना देश बेचकर आप लोगों ने कहा दिया। और आज आप हमसे पूछते हैं हमारे क्या आज किसी की हिम्मत है हमारे देश की तरफ जरा आंख उठाकर देखे। आप तो हर जगह पर हिंदुस्तान की बदनामी कराने पे तुले हुए हैं। आप कहते हैं जी चीन हमें मार गया, कितने हमारे एक एक सिपाही ने किस तरह से गलवान में उनके साथ लड़ाई की है। चीन के जरा पढ़ लीजिएगा ग्लोबल टाइम्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरह से वहां से खदेड़े गए थे। आज चाइना डरा हुआ है, इस कारण सारी की सारी आर्मी लेके वहां पर खड़ा हो गया, क्योंकि उस टाइम तो उनको पता था कि राजीव गांधी फाउंडेशन है, यहां से एरिया देंगे, वहां से पैसे एरिया लेंगे, वहां से पैसे देंगे, इसीलिए निश्चिंत था चीन। आज चीन को पता है कि ये ऐसा देश है कि यहां घुस के भी मार सकता है और हमारा भी एरिया हमसे छीन सकता है, इसीलिए वहां पर वो अपनी जो है आर्मी लगाकर बैठे हुए। ये होता है 56 इंच का सीना कि चीनियों को भी पता है हम आपकी तरह हिंदी चीनी भाई भाई में आने वाले नहीं, हमें पता है कि उनके साथ कैसे चलना और कैसे नहीं चलना है। आज पूरे दुनिया के अंदर जिस तरह से आज भारत एक पावर बनकर उभरा है, आपके सामने ही देख लीजिए। आज भारत का झंडा पकड़कर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, आपके फेवरेट कंट्री पाकिस्तान के बच्चे भी हमारा झंडा दिखाकर निकल रहे हैं। कपिल जी आपके पास आने से पहले बशीर साहब के बाद बशीर साहब फिर आ जाएंगे। बशीर साहब के बाद मुझे अफसोस है जी, बशीर साहब इन्होंने कहा कि 1987 के पहले कोई क्राइम नहीं होता था, उसके बाद बात यह है कि जितनी बातें कही हैं मैं नटशल में एक जवाब दे दूंगा आपको जी, कि हम पंडित नेहरू की जितनी मुखालफत करें और जितनी तारीफ करें आज की रजीम की, वो हम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं जी। ना पंडित नेहरू जिंदा होगा अपनी सफाई देने के लिए और ना ये सच्चाई समझने के लिए तैयार हैं जी। पंडित नेहरू ने जिस वक्त हिंदुस्तान की बागडोर संभाली तो सुई तक नहीं बनती थी, और कांग्रेस ने जब हुकूमत छोड़ी, जहां आज ये बैठे हैं अभिजीत जी, तो मंगलयान की तैयारी कर रहा था। वो जो अंतरिक्ष में गया, चंद्रयान में गया, वो अंतरिक्ष में गया, वो उस वक्त रातों रात नहीं बना था, वो पहले बना था। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि इसमें हशर क्या बाद में होना है, इसलिए इन बातों से कोई फायदा नहीं है। मिलिटेंसी है, इन्होंने तबाही की है, ये जिम्मेदार हैं उसके लिए जी। इन्होंने मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए कुछ नहीं, कि मिलिटेंसी को बढ़ाने के लिए काम किया है। और आज भी इनको शर्म नहीं आती है कि यूनियन टेरिटरी बना के रियासत का नक्शा बदल दिया जी। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हो जाए। अब इसको ये उसको ठीक करने के लिए दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं जी। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहस करें, ये महंगाई कहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहस करें कि नौजवानों के साथ क्या हशर हो रहा है, ये आके पाकिस्तान और ये उसकी बात कर रहे हैं। चाइना में आज 15वीं बातचीत हो रही है, 15वें दौर की बातचीत हो रही है। क्यों हो रही है बातचीत? जबकि पता है कि वो कॉलोनियां भी बना रहा है, तो फिर क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्यों नहीं हम दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जो 56 इंच की बात कर रहे हैं, वो क्यों हम फिर इधर दिखा रहे हैं? ना कि आपके फारूक साहब यहाँ पर हमारे यहाँ पर बगावत करके चाइना के साथ मिल जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस पर क्या जवाब देंगे आप? राजीव गांधी फाउंडेशन को दिल्ली की सरकार ने क्लीन चिट दे दी, ईडी ने दे दी है, ऑडिटिंग हुई, उसकी क्लीन चिट दे चुके हैं। इनको पता नहीं है, 3 महीने हो गए दिए हुए इन्होंने जीप स्कैम की बात की। जीप स्कैम जो है उससे लेके जितने भी स्कैम हुए, कांग्रेस ने बकायदा जिस के ऊपर उंगली उठाई विपक्ष ने, कफन स्कैम है, मैं उसके ऊपर आता हूं ना, जिस के ऊपर उंगली उठाई विपक्ष ने, एफआईआर हुए, नेताओं को बर्खास्त किया गया, जेल भेजा गया, केस चलाया गया। जो बरी हुआ ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है। बंगारू लक्ष्मण को पैसे लेते हुए सारी दुनिया ने टीवी पे देखा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, 2 साल की जेल। कलमाड़ी जी को भी जेल नहीं हुई,
अरे 2 साल सुरेश की कलमाड़ी जेल जी इस ने देश के अंदर बच्चों अगर की रिश्वत गेंदे तक लेते कांग्रेस हुए खा हुई गई, है, बच्चों की तो गेंदे वो तक खा गई सिर्फ कांग्रेस और बंगारू सुरेश कलमाड़ी जी को आप लक्ष्मण लोग जी क्लीन हुई चिट है। देते रहे, उसके पैसे किसने डाले थे अपनी अब जेब सुन में बताएं लीजिए जरा। ना। उसके पैसे कहाँ गए? सुनने का बच्चों की मतलब हॉकियों के, ये ना। फुटबॉल के, साइकिलों के सुन पैसे आप लोग लीजिए। खाने वाली जमात, सुन A to लीजिए। Z मैंने आपके सुन पिछली बार भी लीजिए। स्कैम गिनाए थे, सुन लीजिए। 2G से लेकर सारे सुन स्कैम्स लीजिए। आपके लोगों के सामने, तभी लोगों ने आपको खदेड़ दिया। राफेल 3 स्कैम। डिजिट से 2 डिजिट और 2 डिजिट से राफेल स्कैम आने वाले की टाइम में आप फाइल। आर्यभट्ट को सलामी देंगे, राफेल ये भी गारंटी स्कैम ले की लीजिए। फाइल जब यही हालत, तभी CBI 4 स्टेटों में आपका डायरेक्टर ने सुपड़ा साफ हो मंगवाई। गया। जी। 4 स्टेटों में तो तभी उस सुपड़ा साफ डायरेक्टर हो का क्या हाल गया। हुआ लोग भली विनोद भांति जी? जानते हैं, लोग भली भांति राफेल जानते हैं। स्कैम की फाइल मंगाने अरे, वाले चलिए, कपिल सीबीआई जी। डायरेक्टर का क्या हाल कपिल- हुआ? कपिल जी, वो कपिल जी। रात को फाइल कपिल मंगाता है जी, और सुबह वो कपिल कहाँ जी, दिखता है, किसी को नहीं दिखता। कपिल जी, अभी तक कहा कपिल है, जी, पार्टी नहीं के पता। कच्चे चिट्ठी इन्होंने में आपका ये हाल है कहा, आज। इन्होंने कहा पाकिस्तान में गए चलिए, और चलिए, उन्होंने जवाब कपिल जी, पूछा। कपिल इन्हीं जी। के मंत्री थे एस एस आलूवालिया जी। जी, जिन्होंने कहा हम सिर्फ एक वहाँ पे निर्देश देने अरे गए थे, सलमान हमने खुर्शीद, किसी को जगदीश नहीं टाइगर मारा। आप ही के हैं जो इन्हीं कहते के हैं नेताओं पाकिस्तान ने को कहा, बचाओ हमारे को। आपको मार कपिल दिए, जी, सलमान कपिल जी, खुर्शीद। कपिल जी। कांग्रेस ने पूछा सलमान बता दो खुर्शीद आप ही कितने के मार नेता दिए? हैं। तो सलमान खुर्शीद आप ही के नेता हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जी, हाथ जोड़ते हैं। अभिजीत जी, सलमान खुर्शीद आप ही के अभिजीत जी, नेता हैं। समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कपिल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।